हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आंचल रेखाते और स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बी फ्यूचर टॉपर्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने लेकर आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पहले पार्ट 3 अपलोड कर दिए है इसी चैप्टर के, और ये हमारा होने वाला है पार्ट 4। और आज का टॉपिक हमारा है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 11 चैप्टर ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन सिस्टम हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। साथ ही में हमने आपका 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्लोरोप्लास्ट की होती है 2 लेयर। तो जो बाहर वाली लेयर होती है इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। देन ये जो बीच में स्पेस होती है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके अंदर की जो एक लेयर होती है इसे हम कहते हैं ग्रानम, और पूरे लेयर का ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। और इसके बीच में एक प्रेजेंट होता है सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए भी और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि पिछले साल NSS के पेपर में ये डायग्राम आई थी। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लीव्स। आपको पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ प्लांट्स में होती है। जो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से प्लांट अपना फूड रेडी करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल ही होता है फ्रेंड्स, उसी को एक एडवांस नाम दे दिया गया है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट traps solar energy and converts it to chemical energy. Stroma in the chloroplast contains enzymes, DNA, ribosomes and carbohydrates that are necessary for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एंजाइम्स, DNA, राइबोसोम्स और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो जो होते हैं वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये है हमारा स्ट्रोमा, बीच में प्रेजेंट है। और जो हमारे एंजाइम्स, DNA, राइबोसोम्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो अभी जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें सनलाइट का यूज़ होता है, और सनलाइट का यूज़ होता है यानी सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है वो होता है केमिकल एनर्जी में, और उसी के वजह से फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट में होता है पॉसिबल। ये है हमारा पहला फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का। देन है सेकेंड, क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट जो हमने लेक्चर 3 में देखा था, उसमें हमने देखा था कि वो कलर देता है डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। यही हमारा दूसरा फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। देन है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि होने वाला है थर्ड फंक्शन। ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अपने अंदर फूड स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च हो गए, ऑयल्स हो गए और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हो गए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है आपके पेपर के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स एज वेल एज रिप्लिकेट देमसेल्फ एज दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। तो फ्रेंड्स, पूरे सेल में दो ही ऐसे मेंबर्स होते हैं, यानी आप बोल सकते हैं ऑर्गेनल।
फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जो खुद का प्रोटीन जो होता है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही में उनके पास खुद के जो होते हैं राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको कोई भी पूछे कि ऐसा कौन से ऑर्गेनल्स है जो अपना खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही में जिनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो आप क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन जो कि यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल में। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, यूकारियोटिक सेल का जो मतलब होता है वो होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी वो अच्छे से प्रोसेस करना चाहिए अपना, और साथ ही में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स जैसे हमने देखे थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं यूकारियोटिक सेल। और प्रोकारियोटिक का मतलब होता है कि सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, और भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते, उसे हम प्रोकारियोटिक सेल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकारियोटिक सेल की जो साइज़ होती है वो होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर की, और प्रोकारियोटिक सेल की जो साइज़ होती है वो होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर की। देन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यूकारियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोकारियोटिक सेल होती है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। देन है न्यूक्लियस। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। यहाँ पे भी वही पॉइंट मेंशन किया गया है कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साथ में उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस होता है। देन प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियड रिसेंबलिंग न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। देन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जो कि सिर्फ यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकारियोटिक में कोई भी ऑर्गेनल ठीक से प्रेजेंट नहीं होता। देन है लास्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स प्रेजेंट इन हाईली इन्वॉल्व यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि अच्छे से इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। उन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर यूकारियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, और प्रोकारियोटिक सेल जो होती है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल का डिफरेंस बिटवीन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, साथ ही में लेक्चर ख़त्म होता है, और साथ ही में हमारा ये जो चैप्टर हो जाता है टोटली 100% कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट पढ़ती हूँ और आंसर भी करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि हम किस तरह कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। साथ ही में फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमने 11 चैप्टर 12 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।